नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलेंगे जो कुछ बहुत बड़े और मुश्किल सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से हमारे सामने रखती है। ये शब्द हैं मशहूर लेखक कमलेश्वर के, और ये उनके कालजयी उपन्यास कितने पाकिस्तान का सार भी हैं। दरअसल ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि खुद लेखक की उस तलाश का नतीजा है, इतिहास के असली सच की तलाश। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर लेखक के मन में वो कौन सी दुविधा थी, कौन सा संघर्ष था जिसने इस यादगार किताब को जन्म दिया। देखिए, कमलेश्वर जी भारतीय कृषि पर इतिहास लिख रहे थे, लेकिन लिखते लिखते उन्हें महसूस हुआ कि जो स्थापित बातें हैं, जैसे कि आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत, वो कहीं ना कहीं अधूरे हैं। उन्हें लगा कि इतिहास की ये बनी बनाई कहानियां उस गहरे इंसानी सच को पकड़ ही नहीं पा रही हैं। अब सोचिए, जब इतिहास इतना बड़ा हो, इतना विशाल हो, तो कौन सा हीरो उसका बोझ उठा सकता है? कोई नहीं। इसीलिए लेखक ने एक बहुत ही अनोखा काम किया। उन्होंने समय को, यानी टाइम को ही कहानी का मुख्य किरदार बना दिया। वही हीरो है, वही विलन है और वही गवाह भी। और इसी वजह से ये कहानी सदियों के आर पार जा सकती है और खुद इतिहास को ही कटघरे में खड़ा कर सकती है। और यहीं से उपन्यास का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसी अदालत जो समय से परे है। ये कोई आम अदालत नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जो समय के बंधन से आजाद है। और यहाँ इतिहास की बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया जाता है। उनसे सवाल किया जाता है कि बंटवारे की नींव रखने में उनकी क्या भूमिका थी। ये सिर्फ एक कहानी का तरीका नहीं है, बल्कि इतिहास के जख्मों को कुरेदने और समझने का एक बहुत ही दमदार जरिया है। और देखिए गवाह के कटघरे में कौन कौन खड़ा है। मुगल सम्राट बाबर से लेकर लॉर्ड माउंटबैटन तक, अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम से लेकर महाभारत के पात्रों तक, इतिहास के पन्नों से निकले पीड़ित और गुनेगार सब के सब यहां मौजूद हैं। मतलब किसी को भी नहीं बख्शा गया है। इतिहास के इस मुकदमे से कहानी एक तेज मोड़ लेती है और सीधे आ पहुंचती है हमारे अपने दौर की राजनीति पर, और इसका फोकस बनता है 1999 का कारगिल युद्ध। उपन्यास में एक खुला खत है जिसकी शुरुआत कुछ यूं होती है। प्रिय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी, हम यह खुला खत आपको बहुत भारी दिल और अफसोस के साथ लिख रहे हैं। ये पंक्तियां एक तरह से उस वक्त की सरकार और राजनीतिक व्यवस्था पर एक सीधा आरोप हैं, खासकर उस लापरवाही पर जो एक राष्ट्रीय संकट के दौरान दिखाई दी। ये उपन्यास उस समय के राजनीतिक माहौल की एक चौंकाने वाली तस्वीर खींचता है। एक तरफ देश की सरहदों पर युद्ध छिड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा था। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी एक संगीत एल्बम रिलीज कर रहे थे। रक्षा मंत्री फर्नांडिस युगोस्लाविया में नाटो पर कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सूचना मंत्री महाजन प्रसार भारती के मामलों में उलझे थे। और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने अंदरूनी नेतृत्व के झगड़ों में फंसी थी। ऐसा लगता है मानो राजनीतिक वर्ग को पता ही नहीं था कि देश में क्या चल रहा है। लेखक खास तौर पर उस वक्त के रक्षा मंत्री के एक बयान पर गहरी नाराजगी जताते हैं। वो कहते हैं, अगर देश का रक्षा मंत्री ऐसे ऊल जुलूल गैर जिम्मेदाराना विश्लेषण दे सकता है, तो दोनों देशों की अमन पसंद जनता को केवल भगवान या अल्लाह ही बचा सकता है। मतलब साफ है कि इन बयानों को कितना खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना माना गया। और बात सिर्फ लापरवाही की नहीं थी। उपन्यास का तर्क है कि इस तरह के बयान आग में घी का काम करते हैं। ये दोनों तरफ के कट्टरपंथियों के हाथ में हथियार थमा देते हैं, जिससे जंग की आशंका और बढ़ जाती है। तो मुद्दा यह है कि सियासतदानों के शब्द या तो पुल बना सकते हैं या फिर नफरत की खाई को और चौड़ा कर सकते हैं। और कारगिल युद्ध के दौरान की ये राजनीतिक लापरवाही हमें उपन्यास के सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आती है कि बंटवारा सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ज़हनियत है, एक मानसिकता है जो कभी खत्म ही नहीं होती। उपन्यास का जो शीर्षक है ना, कितने पाकिस्तान, वो अपने आप में एक सवाल है। सवाल ये कि 1947 में हुए एक बंटवारे से आखिर और कितने बंटवारे पैदा होंगे, ये सिलसिला रुकेगा भी या नहीं। और ये सिर्फ कोई हवाई सवाल नहीं है। उपन्यास असल उदाहरण देता है। जैसे पंजाब में एक सराय की प्रांत की मांग उठी, फिर सिंधियों के लिए एक अलग सिंधु देश की आवाज बुलंद हुई। इसके बाद पश्तूनों ने अपने लिए पश्तूनिस्तान की मांग रख दी, और फिर एक आज़ाद बलूचिस्तान की भी। ये एक के बाद एक उठती मांगें लेखक के उसी डर को सही साबित करती हैं कि बंटवारे की ये सोच एक नासूर की तरह फैलती जा रही है। और इसी तकलीफ से, इसी दर्द से लेखक की वो आवाज निकलती है जो इस उपन्यास की आत्मा है। जितने मुल्क बनेंगे वे सिर्फ इंसान को तकसीम करेंगे। खुदा के लिए बंटवारे की ज़हनियत को खत्म करो।
लेकिन इतनी नाउम्मीदी और सियासत के बनाए बंटवारों के बीच क्या कोई उम्मीद की किरण है? हाँ है। और उपन्यास के मुताबिक वो उम्मीद हमारी साझा संस्कृति में है, हमारी साझी विरासत में है। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी का जिक्र है। देहरा नाम का एक गांव है। यहां रहने वाले मुस्लिम राजपूत खुद को हिंदू योद्धा महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। और जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो मिलकर अपने पूर्वज के सम्मान में उनकी एक मूर्ति बना रहे हैं। ये छोटी सी कहानी दिखाती है कि विरासत की जड़ें धर्म की बनाई दीवारों से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। उन गांव वालों की सोच बहुत साफ है। उनका मानना है कि धर्म तो बदला जा सकता है, अपनाया जा सकता है, लेकिन रक्त यानी खून, वंश वो नहीं बदला जा सकता। धर्म लोगों को बांट सकता है, लेकिन खून तो एक साझा विरासत से जोड़ता है। पहचान को लेकर ये कितनी गहरी बात है। और आखिर में लेखक हमें हमारी असली विरासत की याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, मेरे बेटे, वाल्मीकि, कालिदास, कबीर, मीरा, वे उसी खानदान के बुजुर्ग हैं जिसका तू वारिस है। तुलसीदास भी उसी खानदान का था। मतलब हमारी असली विरासत सियासतदानों की खींची सरहदें नहीं, बल्कि इन कवियों और संतों की सोच है जो किसी भी बंटवारे से बहुत ऊपर है। तो ये उपन्यास हमें एक बहुत ही जरूरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी विरासत एक पुल की तरह है जो हमें जोड़ती है, तो फिर हम इंसानों के बीच ये कमलेश्वर का उपन्यास कितने पाकिस्तान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में दबे उन सवालों को कुरेदने की एक कोशिश है जो आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं। तो चलिए इस किताब के सारांश में नहीं, बल्कि इसकी आत्मा में उतरते हैं। सोचिए, एक ऐसी कहानी लिखनी है जो सदियों और सरहदों के पार जाती हो। अब ऐसी कहानी का हीरो कौन हो सकता है? कोई एक इंसान तो नहीं। लेखक कमलेश्वर के सामने यही मुश्किल थी और उन्होंने एक कमाल का हल निकाला। उन्होंने वक्त को ही कहानी का हीरो, सुपर हीरो और यहां तक के विलेन भी बना दिया। तो ये कहानी है एक लेखक के ज़मीर की, उसकी अंतरात्मा की, जिससे उपन्यास में एक नाम दिया गया है, अदब यानी साहित्य। और ये अदब एक मिशन पर निकलता है। मिशन है इतिहास के उस वर्जन को चुनौती देना जिसे हम सब सच मानकर बैठ गए हैं, वो वर्जन जो सिर्फ बंटवारे की बात करता है। और ये सफर शुरू होता है एक अंदरूनी कश्मकश से। लेखक का मन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारा अतीत सिर्फ लड़ाइयों और नफरत की कहानी है। उसे लगता है कि इन सिद्धांतों के पीछे एक ज्यादा गहरी, एक ज्यादा इंसानी सच्चाई छुपी हुई है, और बस उसी की तलाश शुरू हो जाती है। तो फिर इन सवालों के जवाब मिलेंगे कैसे? इसके लिए उपन्यास में एक बहुत ही दिलचस्प कल्पना की गई है, एक अदालत। लेकिन ये कोई आम अदालत नहीं है। यहां जज की कुर्सी पर बैठा है खुद वक्त, और गवाही देने के लिए बुलाया जा रहा है इतिहास के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर किरदारों को। और इस अदालत के कटघरे में सबसे पहले पेश होते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। एक ऐसा नाम जिसके फैसलों की गूंज आज भी, सदियों बाद भी सुनाई देती है। तो बाबर क्या कहता है? वो खुद को एक हमलावर के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेवतन इंसान के तौर पर पेश करता है। एक ऐसा इंसान जो अपने लिए घर, एक वतन खोज रहा था। और वो कहता है कि उस जमाने में वतन तलवार के जोर पर ही मिलते थे। ये उसकी अपनी सच्चाई थी। लेकिन इतिहास सिर्फ बादशाहों का तो नहीं होता, है ना? तो अब अदालत उन लोगों की आवाजें सुनती है जिन्होंने इतिहास के बड़े बड़े बंटवारों का दर्द सहा है, वो अनगिनत पाकिस्तान जो नफरत और लड़ाई की वजह से बने। अब गवाही बादशाहों से हटकर एक आम इंसान पर आ जाती है, एक ऐसी आवाज जिसकी पहचान को हिंसा ने खत्म कर दिया। यहां दर्द किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का है। ये उस बेगुनाह का दर्द है जिसे बस मार दिया गया। और ये अदालत सिर्फ हिंदुस्तान की सरहदों तक ही सीमित नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के जख्मों की गवाह बनती है। ये हमें याद दिलाती है कि जब भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं तो उसकी सबसे भयानक कीमत आम इंसानों को, खासकर औरतों को चुकानी पड़ती है। यहाँ तो इतिहास की सबसे बड़ी तबाही खुद बोल उठती है। हिरोशिमा अब सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, वो एक जिंदा आवाज बन चुका है। एक ऐसा इल्जाम जो पूरी इंसानियत से सवाल कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इतना जख्म, इतना दर्द, तो क्या इसका मतलब सब कुछ टूट चुका है? नहीं। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब तलाश शुरू होती है उन बारीक, मजबूत धागों की जिन्हें इतिहास के बड़े बड़े बंटवारे भी तोड़ नहीं पाए। और ये धागे कहाँ मिलते हैं? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में।
देखिए, एक तरफ नफरत का जहरीला तूफान है और दूसरी तरफ फैराबाद के बाजार का एक आम सा मंजर, जहां एक हिंदू चूड़ी वाला एक मुस्लिम औरत को चूड़ियां पहना रहा है। नफरत के शोर के बीच ये प्यार की खामोशी कितनी ताकतवर है। और इससे बेहतर मिसाल और क्या हो सकती है? मुस्लिम राजपूत अपने पूर्वज महाराणा प्रताप की मूर्ति लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं धर्म बदलने से खून नहीं बदल जाता। ये एक लाइन मजहब और सियासत की खींची हुई सारी लकीरों को मिटा देती है। तो इतने सारे सवालों, इतनी कहानियों और इतने जख्मों के बाद हम आखिर पहुंचते कहाँ हैं? ये सफर किसी आसान से जवाब पर खत्म नहीं होता, बल्कि इसका अंत शांति की एक बहुत गहरी, बहुत खूबसूरत पहल के साथ होता है। इतिहास के इस नाउमीदी के रेगिस्तान में लेखक का ज़मीर, वो अदब, खुद को बहुत अकेला महसूस करता है और वो दुनिया भर के लेखकों, कलाकारों, शायरों को पुकारता है कि आओ, इस दुनिया के जख्म भरने में मेरी मदद करो। उपन्यास का अंत एक बेहद ताकतवर उम्मीद के साथ होता है। एक अंधा आदमी, जो शायद हमारी अंधी नफरत का प्रतीक है, वो पोखरण पहुंचता है जहां परमाणु परीक्षण हुए थे, और वहां वो एक बोधि वृक्ष लगाता है, एक ऐसा पेड़ जो सारे जहर को सोख ले, और वो वादा करता है कि अगला पेड़ वो सरहद पार चगाई में लगाएगा। नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि सृजन से, जिंदगी। और इस पूरे सफर के जरिए कमलेश्वर शायद यही कहना चाहते हैं कि तबाही और बर्बादी के इतिहास का जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, सृजन का काम, उम्मीद का एक बीज बोने का काम। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारा साझा इतिहास एक गहरा जख्म है और हमारी मिलीजुली संस्कृति उन जड़ों की तरह है जो आज भी जिंदा है, तो फैसला हमें करना है कि हम मरहम लगाने की ही अदालत के कटघरे में खड़ा कर दें। आज हम कमलेश्वर के कालजयी हिंदी उपन्यास कितने पाकिस्तान की दुनिया में उतर रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो ठीक यही करती है, इतिहास पर मुकदमा चलाती है। जरा सोचिए तो, अगर सिकंदर से लेकर आज के दौर के हुक्मरानों तक हर किसी को उनके फैसलों के लिए जवाब देना पड़े, अगर इतिहास के हर जुल्म को, हर जंग को गवाही देने के लिए बुलाया जाए, तो क्या होगा? यही वो एक सवाल है जो कितने पाकिस्तान की अनोखी और साहसी बुनियाद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई इतनी बड़ी, इतनी मुश्किल कहानी लिखने की सोचेगा भी क्यों? इसका जवाब खुद लेखक कमलेश्वर की अपनी बेचैनी और एक तरह की मजबूरी में छिपा है। कमलेश्वर को लगा कि इंसानियत के इतिहास की ये जो इतनी बड़ी त्रासदी है, इसे सुनाने के लिए कोई एक हीरो या विलेन काफी हो ही नहीं सकता। भला कौन सा एक किरदार है जो सदियों के इस दर्द का बोझ अकेले उठा पाता? तो उन्होंने एक कमाल का रास्ता निकाला। उन्होंने खुद समय को ही कहानी का मुख्य किरदार बना दिया। मतलब अब वक्त ही गवाह है, वक्त ही मुजरिम है और वक्त ही जज है। और इसी एक फैसले ने इस उपन्यास को इतना महान बना दिया। और ये हैं वो महान साहित्यकार कमलेश्वर, जिन्होंने इस असाधारण अदालत की कल्पना की। उन्होंने अपनी कलम से एक ऐसा मंच तैयार किया जहां खुद इतिहास को अपनी गवाही देने के लिए हाजिर होना पड़ा। तो चलिए आप सीधे उस अदालत में कदम रखते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, ये कोई आम अदालत नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां गुजरा हुआ कल कभी मरता नहीं, बल्कि हमेशा जिंदा रहता है। इस अदालत में जो हमारा गाइड है वो है अदीब। अदीब एक लेखक है जो इतिहास के दिए जख्मों से इतना परेशान है कि वो पूरी इंसानियत की तरफ से वकील बनकर सवाल पूछने के लिए खड़ा हो जाता है। उपन्यास की ये लाइन इस अदालत के माहौल को पूरी तरह बयां कर देती है। जरा सोचिए, एक ही कटघरे में बाबर भी खड़ा है और द्वितीय विश्व युद्ध का एक सिपाही भी। यहाँ बादशाह और फकीर, जीतने वाले और हारने वाले सब एक साथ गवाही देने के लिए मौजूद हैं। अब आते हैं इस उपन्यास के दिल पर, उस मुद्दे पर जो इसके नाम में ही छिपा है, पाकिस्तान। यहाँ ये शब्द सिर्फ एक देश का नाम नहीं है, बल्कि ये हर तरह के बंटवारे, हर तरह की दीवार का प्रतीक है। ये इस उपन्यास का शायद सबसे मशहूर और दिल को झकझोर देने वाला सवाल है। और ये सवाल सिर्फ 1947 में खींची गई एक सरहद के बारे में नहीं है। नहीं, ये सवाल है दिलों के बंटवारे का, परिवारों के टूटने का और हमारे समाज में हर रोज खींची जा रही नफरत की नई नई लकीरों का। तो कितने पाकिस्तान सिर्फ 1947 की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसान की उस आदत पर एक गहरा सवाल है जो धर्म, जाति और भाषा के नाम पर हर जगह बस दीवारें खड़ी करती जाती है।
तो चलिए इस अदालत की कार्यवाही को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ इतिहास की बड़ी बड़ी हस्तियों और आम इंसानों की गवाहियां एक दूसरे से टकराती हैं। एक तरफ हम मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की गवाही सुनते हैं। वो अपने हमले को जीत नहीं कहता, बल्कि एक वतन की तलाश बताता है। वो कहता है, मैं वे वतन था और अपने लिए एक वतन तलाशता हुआ आया था। ये एक हमलावर का नजरिया है जो खुद को हालात का मारा हुआ बताता है। और फिर बाबर जैसे बादशाह की बड़ी बड़ी बातों के ठीक सामने इतिहास एक आम इंसान की चीख पेश करता है, युद्ध की एक पीड़िता की दर्दनाक निजी गवाही। और यही तो इस अदालत की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ बादशाहों के दावों को आम लोगों की सिस्कियों से तौला जाता है। और ये अदालत सिर्फ अतीत में ही नहीं जीती, इसका दायरा आज के संघर्षों तक फैला है। कश्मीर जैसी जगहों पर जहां पहचान इतनी उलझ जाती है कि एक बेगुनाह की जान की कोई कीमत ही नहीं रह जाती। और फिर गवाहियों का ये भयानक सिलसिला अपने चरम पर पहुंचता है जब कोई इंसान नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा शहर गवाही देने आता है। कटघरे में खुद हिरोशिमा खड़ा होता है, इंसानियत की खुद को तबाह करने की ताकत का सबसे जिंदा जलता हुआ सबूत। लेकिन क्या इतिहास सिर्फ और सिर्फ हिंसा और नफरत की कहानी है? उपन्यास कहता है नहीं। इन सब के बावजूद एक साझा इंसानियत है जो जिंदा रहती है। उपन्यास में देहरा गांव का एक बहुत खूबसूरत किस्सा आता है। यहाँ के मुस्लिम राजपूत आज भी अपने हिंदू पूर्वज महाराणा प्रताप को उतना ही सम्मान देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि धर्म बदलने से खून नहीं बदल जाता। ये एक छोटा सा किस्सा हमें बताता है कि हमारी साझी विरासत मजहबी दीवारों से कहीं ज्यादा गहरी है। और यहीं पर उपन्यास का असली भरोसा सामने आता है, कला और साहित्य की ताकत में। एक किरदार अदीब को याद दिलाता है कि वाल्मीकि, व्यास, कबीर, मीरा ये सब भी तो उसी खानदान के बुजुर्ग हैं जिसके तुम वारिस हो। मतलब साहित्य ही वो पुल है जो हमें सरहदों और सदियों के पार एक दूसरे से जोड़ता है। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर लौट आते हैं, कितने पाकिस्तान? ये सवाल सिर्फ एक किताब का टाइटल नहीं है, ये एक आईना है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने दुनिया में कितनी दीवारें बना दी हैं और खुद अपने